उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। तो हरिद्वार जिले के विपक्षी विधायकों की एक सीक्रेट बैठक रुड़की में आयोजित की गई। रुड़की में दिल्ली रोड स्थित एक होटल में ये सीक्रेट बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कांग्रेस विधायक ममता, राकेश, फुरकान अहमद, अनुपमा रावत, रवि बहादुर और वीरेंद्र जाति के साथ ही बीएसपी के शहजाद और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में हरिद्वार की कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई है और हरिद्वार के सभी विपक्षी विधायक एकजुट नजर आए हैं और सभी ने हरिद्वार की कानून व्यवस्था को सुधारने की मांग की है। इसके बसपा के और निर्दलीय विधायक हम सब इकट्ठा हुए यहाँ पर सेंट्रल में एक मीटिंग हुई है, जिसमें प्रमुख मुद्दा यही है कि हरिद्वार जनपद में विशेष रूप से जिस तरह से कानून की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और पुलिस का रवैया संतोषजनक नहीं है, तो हम सब लोगों ने इस विषय में चर्चा की कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं प्रदेश में, आप भी देख रहे हैं, विशेष रूप से हरिद्वार इस समय छाया हुआ है कि चुनाव के तत्काल बाद से मार्च से अब तक कई घटनाएँ हो चुकी हैं। हरिद्वार में लालढांग में भी बहन अनुपमा रावत जी धरने पर बैठी थी, उसके बाद में उनकी बात को सुना गया, तो इस तरह से विधायकों की भी उपेक्षा हो रही है। चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने आज इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद साफ हो गया है कि सीएम धामी चंपावत से ही उपचुनाव लड़ेंगे। गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा में पहुंचे और यहां सबसे पहले गुरु गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान कैलाश गहतोड़ी भी सीएम के साथ मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कई घोषणाएं भी की हैं। चंपावत विधानसभा में मुख्यमंत्री ऑफिस बनाने, चाय बागान से हिंगला देवी तक रोपवे का निर्माण, चंपावत मुख्यालय में एआरटीओ ऑफिस खोलने, टनकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी बनाने, गोलयूज सर्किट को पूर्णागिरी धाम से जोड़ने का ऐलान किया है। और इस दौरान से पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की संवाददाता कमलेश भट्ट ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत के गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे हैं। आज इस गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की, वहीं विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफा देने के बाद यहाँ पे सर क्या कहते हैं, गोरखनाथ दर्शन के लिए आए हैं? नहीं, हमारा बाबा गोरखनाथ का ये प्रांगण बहुत ही हमारा, मैं कहूँ कि श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यहाँ आकर बाबा का आशीर्वाद लिया है और आज चूँकि इस चंपावत आगे की सेवा के लिए इस क्षेत्र में आना हुआ है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। आदरणीय गहतोड़ी जी का, इस क्षेत्र की महान जनता का, सबका धन्यवाद करता हूँ और माँ पूर्णागिरी का, माँ बाराही का, हिंगला देवी का, सभी का, गोलजू महाराज का, हमारे बाबा गोरखनाथ जी का, सबकी कृपा से, बाबा बयानधुरा की कृपा से इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है। इसकी सेवा करेंगे। भारत के मानचित्र में ये क्षेत्र हमारा पूरे तरह से चमके, एक विशिष्ट क्षेत्र बने, उसके लिए काम करेंगे। सर अगर यहाँ बात करें, पहाड़ और मैदान को जोड़ने वाला जिला भी है और विकास को लेकर कई घोषणाएं करी हैं। आरटीओ ऑफिस से लेकर कई तमाम घोषणाएं हैं। ट्रिपल आईटी को लेकर आपने यहाँ पर घोषणा की है, सड़कों के जाल को लेकर आपने घोषणा की, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये सीमांत क्षेत्र है और बगल में हमारा पिथौरागढ़ जनपद है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, उधम सिंह नगर जनपद है जहाँ पर मैं बड़ा हुआ हूँ, दोनों के बीच में। और ये क्षेत्र भी, मैं लगातार इस क्षेत्र में भी आता रहा हूँ, जाता रहा हूँ, मैं इसी क्षेत्र में पला बड़ा हूँ। तो इस क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे कामों को यहाँ के विधायक कैलाश गहतोड़ी जी ने आगे बढ़ाया है। उनके साथ मिलकर हम उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से, श्रेष्ठ क्षेत्रों में से क्षेत्र बनाने के लिए काम करेंगे। चुनाव की संभावना आप वो देखिए, चुनाव आयोग जब भी उस पर, चूँकि यहाँ से एक अधिसूचना जारी होती है, एक सूचना जाती है, उसके आधार पर चुनाव आयोग फैसला लेता है। चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को फैसला लेना है, लेकिन जो चंपावत जिला है ये पहाड़ और मैदान से लेकर सिर्फ 13 जिलों में, जो सिर्फ चंपावत नहीं सभी का एक विकास करने का यहाँ पर काम किया है और चुनाव का इंतजार है जब चुनाव पर आ पाएंगे। लेकिन जो बहरहाल यहाँ पर जो भीड़ देखी है उससे लग रहा है कि चंपावत की विधानसभा सीएम के लिए मुफीद है और यहाँ से लड़ने के बाद उनकी जीतने की उम्मीदें उतनी बड़ी हैं। और साथ ही कैलाश गहतोड़ी जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनके भी जो विकास की योजनाएं वो यहाँ पर पूरी होंगी। और इससे पहले आज सुबह चंपावत से बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया है। गहतोड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफा देने के बाद गहतोड़ी ने कहा, चंपावत बॉर्डर एरिया है, विकास के नजरिए से पिछड़ा है। सीएम धामी यहां से लड़ेंगे तो चंपावत में विकास की बयार बहेगी और इसके अलावा सीट छोड़ने के पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मेरा कर्म जितना है वो मैं करता जाऊँगा।
और मैंने किसी चाह से ये सब नहीं किया और कभी प्रतिफल की इच्छा रखी भी नहीं है, न रखूँगा। और मैं चाहता हूँ मेरी पार्टी ने जहाँ तक मेरे को पहुँचा रखा है और मेरी पार्टी का झंडा हमेशा ऊंचा रखूं और किसी भी भूमिका में रहूं तो पार्टी के प्रति मेरा समर्पण रहेगा, जैसा आदेश होगा उनका पालन करूंगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के चुनाव को लेकर बना सस्पेंस विधायक कैलाश गहतोड़ी के रिजाइन करने के साथ ही खत्म हो गया और अब हॉट सीट बनी चंपावत की सियासी रण पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। कब तक बच सकता है उपचुनाव का बिगुल, क्या है समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। करीब 96,000 वोटर्स वाली चंपावत विधानसभा सीट पर एक बार फिर चुनावी संग्राम होने जा रहा है। हफ्ते भर में चुनाव आयोग इस सीट को खाली घोषित कर आगे की प्रक्रिया शुरू कर देगा। अब की बार खुद सरकार के मुखिया मैदान में होंगे, इसीलिए बीजेपी की तैयारियां भी पुख्ता नजर आएंगी। इधर सीट खाली हुई, उधर बीजेपी चुनाव तैयारियों में जुट गई। चंपावत सीट पर अभी से नेताओं का मूवमेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगले कुछ दिनों में महामंत्री संगठन अजय कुमार चंपावत में डेरा डाल सकते हैं तो चुनाव प्रभारी की कमान कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को सौंपी जा सकती है। देखिए, हम बहुत कंफर्टेबल हैं क्योंकि वो सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट है। आपने देखा 2 बार वहाँ से कैलाश गहतोड़ी जी जीत के आए हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में जब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ पर लड़ने जाएंगे तो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, हमारा विश्वास है। संगठन से और सरकार से एक एक आदमी हम लेकर और खुद कैलाश जी जो वहाँ विधायक रहे हैं, सब लोग मिलकर एक टीम हम लोग बना रहे हैं। बाकी अन्य मंत्रीगण और अन्य संगठन के लोग जाएंगे। महामंत्री संगठन भी वहाँ ज्यादा कैंप करेंगे। 2 बार चंपावत सीट पर कब्जा जमा चुकी कांग्रेस भी बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी के रिजाइन के साथ ही अलर्ट मोड में आ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि बाई इलेक्शन कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में जाएगी। और जिस चुनौती की आप बात कर रहे हैं उसको मैं चुनौती नहीं मानता, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहते हुए खटीमा, जहाँ से वो 5 साल से विधायक थे, मुख्यमंत्री रहते हुए हारे हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज मैं नहीं मानता। कांग्रेस पूरे दमखम से चुनाव जीतने की नियत से इस चुनाव को लड़ेगी। इसी हफ्ते बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के देहरादून दौरे में भी चंपावत चुनाव को लेकर मंथन होगा। मुख्यमंत्री का 1 महीने में चंपावत का दूसरा दौरा भी बताता है कि सीएम खुद भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहते और सूत्रों की माने तो 15 जून से पहले चंपावत में चुनाव पूरा हो सकता है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड को अपराधी और संदिग्ध लोग आराम की जगह ना समझे, ऐसा करने वालों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चेतावनी दी है। सीएम ने साफ कहा है कि उत्तराखंड धर्म अध्यात्म का केंद्र बना रहे, इससे वेरिफिकेशन पूरे राज्य में होगा। उत्तराखंड में छिपकर रहने वाले अपराधियों और संदिग्धों पर शिकंजा कसेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान उन अपराधियों के लिए चेतावनी है जो दूसरी जगह से देवभूमि में आकर माहौल बिगाड़ रहे हैं, अवैध जमीन कब्जा रहे हैं, अवैध धंधे और क्राइम करके खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जिनकी वजह से उत्तराखंड की पहचान को दाग लगे। ऐसे लोगों को अब छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाएगी। हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो घनत्व बढ़ रहा है, जो अनावश्यक रूप से बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हो जाती हैं, हमें बाद में पता लगता है कि कोई बाहर से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है, कई अन्य प्रकार के कार्यों में लिप्त रहा है, लेकिन उत्तराखंड आकर कोई शरणगाह इसको न समझे। ये शरण स्थली नहीं है, ये किसी के लिए आराम करने की जगह भी नहीं है कि आके आपने आराम कर लिया या कुछ दिनों यहाँ बिता कर चले गए। तो उसके लिए हमने कहा है हम ड्राइव चलाएंगे। उत्तराखंड का बड़ा बॉर्डर पश्चिमी यूपी से लगता है और यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में अपराधी बदमाश देवभूमि में ना आने पाए, इस बात का इशारा मुख्यमंत्री योगी ने कोटद्वार में चुनावी जनसभा में भी दिया था। लिहाजा दोनों मुख्यमंत्री बदमाशों के खिलाफ एक लाइन पर काम कर रहे हैं। इसे बीजेपी सही मानती है तो कांग्रेस का कहना है कि किसी खास को टारगेट करने के मकसद से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चाहे योगी जी हो चाहे धामी जी हो, सरकार के तौर पर बदमाशों का स्थान समाज के सभ्य समाज के बीच में नहीं हो, इस प्रकार का एक वातावरण, इस प्रकार का एक संदेश समाज में दोनों मुख्यमंत्रियों ने भेजा है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। अपराधियों में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अपराधी अपराधी है, वो अपराधी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अपराधी किसी जाति का हो,
तो अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री का मंतव्य ये है कहने का कि राज्य में अपराधी किसी भी प्रकार से अगर कोई अपराध करता है और कोई भी व्यक्ति होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर बदमाशों का खौफ खत्म हो रहा है। कहीं एनकाउंटर हो रहा है, कोई सरेंडर कर रहा है। ऐसे में अब सीएम धामी की बात से उत्तराखंड पुलिस भी एक्टिव हुई तो बदमाशों, अपराधियों और संदिग्धों के लिए देवभूमि में पांव जमाना आसान नहीं होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। राज्य में आज से बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान शुरू हो गया है। हालांकि नैनीताल में सिर्फ खानापूर्ति तक ही सीमित रहा है। नैनीताल में पंत पार्क में बाहरी लोगों के फल सत्यापन के लिए सीओ टीम के साथ पहुंचे जरूर, लेकिन 500 रुपए से सिर्फ 4 दुकानदारों से पूछताछ कर वापस लौट गए। हालांकि चेतावनी जरूर दुकानदारों को दी गई है कि सभी अपना सत्यापन जरूर कर लें। और इसके साथ ही तल्लीताल पुलिस ने बूचड़खाना इलाके में अभियान चलाया तो कई लोग पश्चिम बंगाल के मिले हैं जिनके दस्तावेजों की जांच भी शुरू कर दी गई है। में ये देखा जाएगा कि ये कहाँ के निवासी हैं और इनका वेरिफिकेशन वहाँ से भी कराया जाएगा जहाँ पर ये मूल निवासी हैं इनके, और वहाँ से वेरीफाई होने के बाद ही यदि ये वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार को जिला बनाने की मांग की है। रितु ने कहा है कोटद्वार को जिला बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, अधिकारी जिला बनाने में रोड़ा अटकाते हैं। इसके साथ ही रितु खंडूरी का कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ा बयान भी आया है। रितु ने कहा है कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता है, नियम अनुसार एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज हो सकता है। जिले को एक मेडिकल कॉलेज मिलता है, ये हम सब जानते हैं। तो इसमें कहाँ पे गड़बड़ हो रही है ये हम और आप जानते हैं। जब जिला ही नहीं है कोटद्वार तो हम इस बात को क्यों बार बार कहते हैं कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनेगा? नहीं बन सकता है ना। आप पहले जिले के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम जिले के लिए लड़ाई लड़ेंगे और मेडिकल कॉलेज के लिए उसके बाद लड़ाई लड़ेंगे। ये या तो फिर आप भारत सरकार में जाके चेंज करवाइए रूल्स रेगुलेशन। आप जिले की मांग करेंगे? एब्सोल्युटली, मैं तो कह रही हूँ, मेरे दृष्टिपत्र में है। मैं तो बोल ही रही हूँ कि कोटद्वार जिला होना चाहिए। सरकारी राशन की दुकानों में अब फोर्टिफाइड नमक और साथ ही दूसरे खाद्य पदार्थ भी मिलेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद ये निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को राशन कार्ड धारकों की समस्याओं और राशन विक्रेताओं की समस्याओं का समाधान करने को भी कहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा की गई और समीक्षा बैठक के दौरान में ये किस प्रकार से हमारे जो राशन कार्ड धारक हैं उनकी समस्याएं हों अथवा हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको किस प्रकार से गैस की उपलब्धता शीघ्र उनको मिल सके और किस प्रकार से हमारे जो राशन के विक्रेता हैं उनको उनकी समस्याएं जो है वो उनके भाड़े के रूप में हो, उसका निस्तारण हो। इससे संदर्भित जो है निर्देश विभाग के अधिकारियों को, सचिवों को दिया गया है और बहुत जल्द हम लोग महिलाओं को पूरे प्रदेश की 3 LPG सिलेंडर जो है उनको साल में उनको उपलब्ध कराएगी। इसका प्रस्ताव कैबिनेट के लिए तैयार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे सस्ता गल्ला के हमारे केंद्र हैं, एक प्रस्ताव और तैयार करने के लिए कहा गया है कि हम फोर्टिफाइड सॉल्ट जो है अपने राशन कार्ड धारकों को हम लोग दे सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बद्री केदार के दर्शन के लिए आ सकते हैं और इस बार जहां कोविड के चलते 2 साल बाद वक्त पर यात्रा शुरू हो रही है, वहीं देवभूमि में 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती है और ऐसे में कपाट खुलने के मौके पर पीएम मोदी केदारनाथ में नजर आए तो कोई हैरानी नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 5 साल में अब तक 5 बार केदारनाथ धाम आ चुके हैं। यानी साल 2017 में जब से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है तब से प्रधानमंत्री मोदी का लगातार बद्री केदार धाम आने का सिलसिला लगा हुआ है। फिर एक बार चर्चा है कि प्रधानमंत्री कपाट खुलने के मौके पर केदारनाथ या बद्रीनाथ आ सकते हैं। खबर है कि किसी एक धाम के कपाट खुलने के विशेष मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रह सकते हैं। हालांकि अब तक औपचारिक प्रोग्राम तय नहीं हुआ है।
लेकिन बद्री केदार में पीएमओ की टीम का निरीक्षण और दोनों धामों में मास्टर प्लान के काम की देखरेख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की आहट के तौर पर देखा जा रहा है और मंदिर समिति खुश है कि अगर ऐसा होता है तो मौका खास हो जाएगा। अभी तक तो कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं तो ये हम सबके लिए एक बड़े सौभाग्य की बात होगी और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो स्वागत के लिए उनके जो भी अपने स्तर से प्रयास हो सकते हैं वो सब करेंगे। पीएम मोदी आखिरी बार दिवाली के अगले दिन 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ आए थे, लेकिन इस बार कपाट खुलने के मौके पर आने की चर्चाओं के पीछे ठोस वजह है। नंबर 1, बीजेपी 2022 का चुनाव प्रचंड तरीके से जीती और पहली बार उत्तराखंड में किसी पार्टी की सत्ता में वापसी हुई। नंबर 2, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर प्रधानमंत्री ने दूसरी बार भरोसा जताया। ऐसे में उपचुनाव से पहले पीएम मोदी मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, 2 साल बाद कोविड की मार के बाद तय वक्त पर यात्रा और दर्शन शुरू होंगे और ऐसे में संदेश पूरे देश में जाएगा। नंबर 4, बद्रीनाथ केदारनाथ में मास्टर प्लान का काम प्रधानमंत्री की निगरानी में हो रहा है और प्रधानमंत्री वो काम देख सकते हैं कि वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने वहाँ पर पुनर्निर्माण का 400 करोड़ का जो काम है उनके निर्देशन में और उनके देखरेख में हो रहा है। केदारनाथ बाबा में आए ही थे और चूँकि हर बार आते हैं, पिछली बार जब कोरोना महामारी के बाद उनके लगातार कार्यक्रम रहे हैं तो यहाँ भी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक साल 2017 में 2 बार, 2018, 2019 और 2021 में एक बार केदारनाथ आ चुके हैं और ऐसे में उम्मीद यही है कि 2022 में देवभूमि में नई सरकार के साथ पीएम मोदी बाबा केदार के कपाट खोलने के मौके पर मौजूद रह सकते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पहले विश्व युद्ध के योद्धा और विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही 3 दिन के मेले का भी आयोजन हुआ है। मेले में पहुंचे विधायक किशोर उपाध्याय ने इसे राजकीय मेला घोषित करने का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि अन्य घोषणाएं भी पूरी होंगी। वहीं शहीद गब्बर सिंह को लेकर अब तक हुई घोषणाओं के पूरे नहीं होने से परिजन नाराज हैं और खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर म्यूजियम बनना था, वो भी नहीं बना। रोड का है, रोड कभी नहीं हुआ अभी तक, बाकी तो कुछ भी नहीं हुआ। बस कुर्बानी दी है तो अगली बार से ये मेला जो है सरकार आयोजित करेगी। मैं वो नहीं देता, क्या कहते हैं, आश्वासन। ये संकल्प है हमारा कि अगला कार्यक्रम सरकार आयोजित करेगी, रक्षा मंत्रालय आयोजित करेगा। 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुलने हैं, लेकिन हेमकुंड साहिब में अभी भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पिछले 1 सप्ताह में हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी हो जारी है, जिससे हेमकुंड साहिब में अभी भी 7 से 8 फुट तक बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। तो वहीं सेना के जवान इन दिनों अटलाकुड़ी से हेमकुंड साहिब तक बर्फ हटाने में लगे हुए हैं, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी से और कड़ाके की ठंड से जवानों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।